नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉपिक की। बड़ा एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे मैं क्लास को कंटिन्यू भी कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे 6 सेमेस्टर की लास्ट ईयर क्लास थी, उसको मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लगातार मुझे मोटिवेट किया कि मैम क्लास चाहिए, क्वेश्चन आंसर भी करते थे कमेंट बॉक्स में जा कर के। तो वो मैंने कंप्लीट कराया और आपकी जल्द ही मुलाकात मैं एक ऐसे स्टूडेंट से कराऊंगी जिसने कि यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। उनकी क्या रणनीति रही, कैसी योजना रही, उन्होंने पूरी मेरी क्लास देखी। आप पहले भी जाके उनके कमेंट मैं आपको बता दूंगी, बाद में जब वो आएंगी उनका नाम भी मैं बताऊंगी। तो उसमें आप कमेंट में जा करके देखेंगे कि उन्होंने कितना कंटिन्यू मेहनत किया है मेरे साथ मिल करके। और भाई उनकी मेहनत तो है ही, स्वयं की उनकी स्टडीज तो है ही। तो ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इसको कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं और यहाँ से आ जाइए। ये देखिए, ये जो यूरोपीय कंपनियाँ जैसे जैसे आई व्यापार, तो ये मार्ग है, इसको थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय। उससे पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए क्या हुआ, प्राचीन काल से ही आपको पता है कि भारत और यूरोप का अच्छे से व्यापार चलता था। व्यापार बहुत अच्छे कंडीशन में था। इवन रोमन मुद्राएं भी हमें तमिलनाडु में, केरल में देखने को मिलती हैं। आपने ये जरूर पढ़ा होगा। लेकिन ये जो मार्ग थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, ये उत्तर से होते हुए अलग अलग जमीन के मार्ग थे और कुछ समुद्री मार्ग भी थे। लेकिन बाद में ज्ञानवीरों क्या हुआ है, बाद में आते आते 7वीं शताब्दी तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अरबों का उदय हो जाता है। अरबों के उदय के बाद अब यूरोपीय व्यापारियों के अलावा अरबों का भी व्यापार में इंटरेस्ट जागता है और वो भी एक प्रभुत्व स्थापित करते हैं व्यापार में, व्यापारिक समूह में। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद क्या आता है। इसके बाद तुर्कों का उदय होता है। तुर्कों के उदय होने के बाद एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हम विश्व राजनीति में देखते हैं। वो है बेजेंटाइन साम्राज्य, बेजेंटाइन साम्राज्य के साथ कुस्तुनतुनिया का पतन। ठीक है, बेजेंटाइन साम्राज्य का विघटन, कुस्तुनतुनिया का पतन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ये अधिकार होने के बाद जो समुद्री पारंपरिक मार्ग थे या जमीनी स्थल थे जहाँ से व्यापार होता आ रहा था अभी तक, अब क्या हुआ, वो समाप्त होने लगा। उस पर प्रभुत्व हो गया तुर्कों का। ठीक, तुर्कों का प्रभुत्व हो गया, तो जिसकी वजह से अब जो यूरोपीय व्यापारी थे, वेनिस, इटली, यहाँ के जो व्यापारी थे ज्ञानवीरों, उनमें क्या हुआ, वो पीछे हटने लग गए। क्योंकि अक्सर क्या होता था, उनमें आपस में झड़पें हुआ करती थी, तो इसकी वजह से जो घाटा था वो अधिक होने लगा। तो इस तरह से व्यापारिक मार्ग जब बंद हो गया तो व्यापार में गिरावट आने लग गई। ठीक, और हम जानते हैं, देखिए इससे पहले मैं ये बता दूं, हम जानते हैं भारत का व्यापार कितना उन्नत था कि प्लिनी ने भी, इतिहासकार प्लिनी ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। आपको ये जरूर पता होगा। और देखिए आगे इसके बाद जब व्यापार में इतनी सारी गिरावट आ रही थी, तब यूरोप में एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो है पुनर्जागरण। मतलब फिर से जाग गए क्या? बिल्कुल नहीं, फिर से नहीं जागे, बल्कि नए नए इन्वेंशंस होने लग गए थे। उसी में एक जो इन्वेंशन हुआ, एक जो मतलब कि एक अनुसंधान हुआ, वो था दिशा मापक यंत्र, यानी कि कंपास का। ठीक है, उसका जब खोज हो गई तो समुद्री मार्ग की खोज होने लग गई। समुद्री मार्ग की खोज, इसी क्रम में देखिए कोलंबस निकला तो भारत के लिए था, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, 1492 अमेरिका पहुंच गया और उसने वहां पर अमेरिका की खोज कर डाली, स्पेन यात्री कोलंबस। ठीक है, इसी के आगे आगे देखिए कई सारे यात्री आए, कई सारे खोजें धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी होने लगी। उसी के क्रम में भारत जो आया वो था वास्को डिगामा। अब हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। अब ये कहानी ज्ञानवीरों स्टार्ट हो रही है आज से 400-500 साल पहले। हम 400-500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस होकर के बैठ जाइए। सारे फैक्ट्स, अगर आपके यहाँ एग्जाम फैक्ट्स वाला होगा, सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपका एग्जाम
ऑब्जेक्टिव के बजाय डिस्क्रिप्टिव होगा तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। कुछ भी अगर लगता है नोट डाउन करिए, अपना नोट्स बनाइए, नहीं तो आराम से क्लास को सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिए, भारत आगमन हुआ वास्को डी गामा का, इसी क्रम में समुद्री खोजों के क्रम में व्यापार करना था तो भाई। और देखिए, भारत यूरोप के लिए, इन सब के लिए एक अमेज़ॉन था, ठीक है ना। भारत अमेज़ॉन था जहाँ से सारी मांग इनकी पूर्ति होती थी, सारी चीज़ें यहाँ से काली मिर्च हो गया, बहुत सारी, जिसे वहाँ पे देखिए ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। तो बहुत सारे यहाँ के विलासिता वस्तुएं, यहाँ के कारीगर इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाते थे कि वो वहाँ पर लेकर जाते थे। भारी मांग थी और इन्हें भारी मुनाफा भी होता था, जिसकी वजह से भाई उतना दूर से मतलब आज का समय थोड़ी है कि फ्लाइट में बैठे और आ गए, ऐसा नहीं था। बहुत खतरनाक चीज़ें भी हुआ करती थी भाई, इतना ज्ञान नहीं था उस समय। तो इस तरीके से आइए, वास्को डी गामा का भारत आगमन। अब देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहली बार कालीकट आता है, यानी कि केरल पहुंचता है, ठीक है। इसी खोज के क्रम में आप देखिए कालीकट पहुंचता है और वहां पर जो जमोरिन थे, वो राजा का नाम नहीं है, एक उपाधि है, उन्होंने उसका स्वागत किया, ठीक है, स्वागत किया। और स्थानीय जो वहाँ के स्थानीय सरदार कह लीजिए, उनका भी उसे धीरे धीरे सहयोग प्राप्त हुआ। अब देखिए, वास्को डी गामा भारत में करीब 3 महीने रहा था ज्ञानवीरों, करीब 3 महीने रहा, और भारतीय वस्त्र, मसाले, बहुमूल्य सामान से भरे जहाज लेकर अब वो 3 महीने बाद लौट गया। कहाँ पर? तो अपने देश ही वो लौट गया, यानी कि वो पुर्तगाल लौट गया। भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का नया रास्ता अब खुल चुका था। जब वो 2 जहाज लेकर के वहां पहुंचा और उसके मुनाफा को देखा गया, तो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, अन्य व्यापारियों के द्वारा ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई और उत्साह भी आया। अच्छा, भारत से इतना अच्छा व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि अब समुद्री खोज हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरब व्यापारियों से संघर्ष यहाँ पर हुआ। देखिए, अरब व्यापारी जो कि भारत में सदियों से करते आ रहे थे व्यापार। अब अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, आप ऐसे ही सोचिए, अगर आपकी घर है या आपकी कोई बाउंड्री है मान लीजिए, और उसके बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आता है दूसरे गांव से या दूसरे शहर से आके बसता है, तो आपकी आंख में थोड़ा तो खटकेगा, भाई मेरी ज़मीन पर मेरा ही काम करने वाला व्यक्ति आ गया है, तो शायद अब मुझे उतना मुनाफा नहीं होगा। तो ये सारी कहानी है। देखिए, अरब व्यापारी सदियों से भारतीय महासागर और अरब सागर के व्यापार पर इनका एकाधिकार था। उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया, क्योंकि उनका व्यापार अब छिन रहा था। पुर्तगालियों ने अपनी नौसैनिक शक्ति और तोपों के बल पर अरबों को परास्त किया। देखिए, इनके पास नो डाउट पुनर्जागरण अगर यूरोप में आ चुका था, तो नए नए इन्वेंशंस हो चुके थे, जिसकी वजह से अब उनके पास आधुनिक नौसैनिक अपनी शक्ति थी, तोप थे, और भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर प्रभु सत्ता प्राप्त हुई, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पुर्तगाली शक्ति के उत्थान के आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना व्यापार जमाने में जो भी स्थितियाँ थी वो सामने आती हैं। देखिए, स्थानीय राजनीतिक स्थिति क्या थी। मालाबार तट पर कई छोटे छोटे सरदार शासन करते थे। जब छोटे छोटे सरदार शासन करते थे तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, जिसकी वजह से उनमें बनती नहीं थी, और इसी का लाभ इन सभी यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। इन सभी यूरोपीय शक्तियों ने भारत की जो एकता न होने के कारण इन सभी चीज़ों का लाभ यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। तो देखिए, अब उनमें आपसी ईर्ष्या द्वेष था, वे एकजुट होकर किसी विदेशी का विरोध नहीं कर पाए। पुर्तगालियों ने वाकई आपसी फूट का भरपूर लाभ उठाया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक और आर्थिक कारण भी थे। क्या कारण थे? मालाबार तट की भूमि अपेक्षाकृत अनुपजाऊ थी। वहाँ के लोग अपनी जीविका के लिए, यानी कि वहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए आखिर कैसे गुजारते, तो वो केवल व्यापार पर ज़्यादा फोकस करते थे, व्यापार पर ही निर्भर थे वो। इस कारण स्थानीय लोग पुर्तगालियों को सहयोग देने लगे ताकि उनका व्यापार चलता रहे। तो ये हो गया ज्ञानवीरों। देखिए, और कारण देख लीजिए आगे क्या है। शक्तिशाली राज्य का अभाव। बिल्कुल, भारत में इस समय शक्तिशाली राज्य का अभाव था मालाबार तट पर, जिसकी वजह से उन्हें अपने नौसैनिक केंद्र और बिना किसी विरोध के स्थापित
स्थापित करने का मौका मिला। पुर्तगालियों की देखिए नौसैनिक शक्ति, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया कि उनका जहाज और उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो काफ़ी आगे थी, जो भारत में भी सोचा भी नहीं जा सकता था। उनकी शक्तिशाली उसमें तोपें लगी हुई थी, अरब जहाज़ों से कहीं बेहतर थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस वजह से उन्होंने एकाधिकार जमा लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, और सक्षम पुर्तगाली गवर्नर, बिल्कुल बिना भी सक्षम नेतृत्व के, बिना भी अच्छे नेतृत्व के आप जो है एक देश में जाके व्यापार और धीरे धीरे वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित करना, फिर धीरे धीरे किलेबंदी करना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो वाकई हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े जो कारण अगर किया जाए उत्थान में, तो सक्षम पुर्तगाली गवर्नर थे, जिसमें कि उन्हें ऐसे योग्य गवर्नर मिले जो पुर्तगाली शक्ति को यहाँ पर संगठित किया। भारत में ही नहीं बल्कि अरब सागर और पूर्वी द्वीपीय समूह में भी मजबूत नौसैनिक ठिकाने बनाए। पुर्तगाल की शक्ति लंबे समय तक यहाँ पर बनी रही। अब देखिए किस तरीके से पुर्तगाली शक्ति की स्थापना और हम विस्तार देखते हैं। तो देखिए, जब वास्को डिगामा यहाँ से वापस गया तो उसके बाद पेट्रो कैब्राल, ठीक है, पेट्रो कैब्राल फिर भारत आता है उत्साहित होकर कि भाई इतना बढ़िया व्यापार जो है वास्को डिगामा करके गए हैं, इतना मुनाफा है, तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा सोचा था। आए फिर पुर्तगाल, भाई कैब्राल साहब यहाँ पर आए, लेकिन भाई इनके आते ही इनका जमोरिन से टकराव हो गया। सब में ऐसी मतलब क्षमता नहीं होती है कि वो व्यापार भी अच्छे से कर पाए। एक बार टेढ़ा बोल के देखिए, आपका व्यापार चल जाए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। वही बेचारे इनके साथ हुआ शायद। फिर भी कालीकट में एक चीज इन्हें सफलता मिली, वो है कालीकट में कारखाना स्थापित करने में। कालीकट में कारखाना स्थापित किया और कुछ वस्तुओं को लेके वो पुर्तगाल वापस लौट गया। तो ये यहाँ पर देखिए, इतना पिक्चर अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वास्को डिगामा, फिर पेट्रो कैब्राल आए। देखिए कैब्राल आ गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, वास्को डिगामा की दूसरी यात्रा। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार स्टेटमेंट में या ऐसे भी पूछा जाए कि आखिर दूसरी यात्रा कब हुई, तो 1502 ईस्वी में हुई। आपको ये याद रखना है और इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, पूरी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वास्को डिगामा की दूसरी यात्रा कब हुई, तो 1502 ईस्वी में। भाई एक बार इतना मुनाफा कमा के गए थे तो आएंगे ही नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ऐसे बड़े मतलब आराम से हल्के होकर के तैयारी करिए, बिल्कुल याद होता चला जाएगा। और मैं बीच के जो गैप है शायद जिसकी वजह से हिस्ट्री आपको याद नहीं होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम, ऐसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए 20 जहाजों के साथ भारत वो पुनः आ गया। जमोरिन से अरबों को हटाने की मांग की, लेकिन अस्वीकार कर दी गई। भाई कैसे ये मांग पूरी होती, कैब्राल साहब तो लड़के चले गए थे, फिर आप आके कह रहे हैं अरबों को ही हटा दीजिए। क्यों हटा देंगे, क्योंकि देखिए जो जमोरिन है उनको यहाँ इनके द्वारा यानी कि अरबों से अच्छा खासा कर प्राप्त होता था, तो कैसे हटा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, वास्को डिगामा ने जमोरिन के शत्रु कोचीन के राजा से मित्रता की। बड़ी अच्छी इन लोगों में एक टेक्निक होती थी कि अगर इस राजा से कोई बात नहीं बनी तो उसके दुश्मन राजा से जाके संधि कर लो। ये बड़ी बढ़िया टेक्निक इन लोगों के पास थी। आइए नेक्स्ट देखें हैं, अरबों व जमोरिन दोनों को हराकर कालीकट, कोचीन, केन्नानौर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो देखिए ज्ञानवीरों, इसको ये तीनों प्लेस आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक पुर्तगाल नीति, आखिर अर्ली पुर्तगीज पॉलिसी क्या थी। उन्होंने जब भारत आए तो केवल क्या व्यापार पे ही ध्यान दिया, इसके अलावा कोई अन्य नीतियां नहीं अपनाई। तो उसको अब हम जानते हैं। देखिए, भारतीय शासकों की आपसी शत्रुता का उन्होंने लाभ उठाया, अभी हमने पहले भी इस पर बात की। नेक्स्ट देखिए, एक शासक के विरुद्ध दूसरे की सहयोग की सहायता करना, अभी फिलहाल यही मैंने बात किया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सैनिकों को यूरोपीय नेतृत्व में प्रयोग करना। अच्छा देखिए, वहाँ से इतने सारे, तो अगर यहाँ पे हमें कोई भी युद्ध करना है, जैसे पुर्तगाल, अगर पुर्तगालियों के बारे में बात की जाए, अगर उन्हें युद्ध करना है या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उतना तो पुर्तगाल से लेकर के इतने लोग तो आएंगे नहीं। तो क्या होगा, स्थानीय लोगों को ही लिया जाएगा। तो स्थानीय लोगों को, वही बात ये हो रही है, स्थानीय लोगों को अपनी सेना में शामिल किया गया। ठीक है, और यही नीति आगे चलकर देखिए अंग्रेजों ने भी अपनाई थी, और इस पर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गवर्नर के रूप में तैनात 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में। ठीक है, इसकी क्या भूमिका रही, पुर्तगालियों ने इस यहाँ पर कितनी सफलता इसके नेतृत्व में प्राप्त की, ये अब देखना है। तो देखिए,
1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय नियुक्त हुआ। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ भी पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अच्छा देखिए, मैं बीच बीच में फैक्ट जो भी होगा ना वो आपको बताती चलूंगी, तो आप इसका टाइम पीरियड भी याद रखिए, टाइम पीरियड याद रखिए। और पहला था ये भी ध्यान रखिए, उसके आगमन से भारत में पुर्तगाली उपनिवेशी शासन का इतिहास प्रारंभ हुआ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, अगर लिखने वाला है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी स्पष्ट रूप से आप लिखिए कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जैसे ही मतलब वायसराय बनाए गए तो उन्होंने ये पॉलिसी अपना इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, अब जानिए। वह मानता था कि पुर्तगाल के पास ज़्यादा सैनिक नहीं है, इसलिए भू क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही समझदारी की चीज़ यहाँ पर उसने की। देखिए उसकी सोच भूभाग पर नियंत्रण की बजाय समुद्र पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि समुद्र पर नियंत्रण होने से ही व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकेगा। ठीक, कारखाने केवल समुद्र तट पर बनाए ताकि पुर्तगाली नौसेना रक्षा कर सके। और कथन देखिए उसका, जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली हैं भारत पर हमारा हमेशा अधिकार रहेगा। ये कथन भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। आगे देखिए, अरबों से संघर्ष। देखिए अगर एक ही चीज़ पे दो लोग काम कर रहे हैं तो संघर्ष अवश्यंभावी है, ठीक है, अवश्य होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अरबों से संघर्ष हमें देखने को मिलता है 1506 ईस्वी में। 1506 में अरब जहाजी बेड़े से युद्ध किया और जमोरिन ने अरबों की मदद की। अल्मीडा ने अरब जहाज़ों को नष्ट कर दिया और नाविकों की निर्मम हत्या भी की। लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा द्वीप पर अधिकार कर लिया। अरबों के व्यापार पर अब बड़ा आघात पहुंचा था, ठीक है, बड़ा आघात पहुंचा, सोकोत्रा द्वीप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त बेड़े पर विजय 1508 में। आगे अरबों ने गुजरात और बीजापुर के सुल्तानों को उकसाया, मिस्र के सुल्तानों से भी मदद ली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने किस देश से मदद ली थी, तो देखिए मिस्र से मदद ली थी, ध्यान रखिए। गुजरात और बीजापुर के सुल्तानों को भी उकसाया था, ये भी ध्यान रखिए। 1508 में द्वीप के निकट एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें अल्मीडा ने संयुक्त बेड़े को पराजित किया, ठीक है। ये एक तरह से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पुर्तगालियों के मामले में देखा जाए तो जैसे अंग्रेजों के लिए प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, वैसे ही यहाँ पर ये बात कही जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि पुर्तगालियों के लिए ये युद्ध जो संयुक्त बेड़े को पराजित किया था इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है 1508 ईस्वी में। और नौसैनिक शक्ति की यहाँ पर सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ठीक है, नौसैनिक शक्ति की सर्वोच्चता इस युद्ध के बाद से स्थापित हो गई। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त बेड़े पर विजय, अरबों ने गुजरात और अच्छा ये तो हो ही गया, शायद दोबारा टाइप हो गया है। चलिए, अल्मीडा की इसके बाद से मृत्यु हो गई 1509 में। मिस्र के जहाजी बेड़े के साथ युद्ध के दौरान अपने पुत्र सहित वो मारा गया। अब नेक्स्ट देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए अम्फोसो डी अल्बुकर्क या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दोनों ही नाम ठीक हैं। अब नियुक्ति और महत्व देखिए, अल्मीडा जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भेजा गया। 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अल्मीडा के बाद देखिए गवर्नर नियुक्त हुआ। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर वास्तविक संस्थापक पुर्तगाल गवर्नर में से कौन था, तो वहां पर अल्मीडा भी ऑप्शन होगा। ये तो अल्मीडा नहीं सही माना जाएगा, वहां पर अल्बुकर्क को सही माना जाएगा। तो वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता था। महान विजेता और प्रशासक जिसने पुर्तगाल को साम्राज्यवादी स्वरूप प्रदान किया। इसको क्यों कहा जा रहा है साम्राज्यवादी स्वरूप, क्योंकि जहां अल्मीडा ये मानता था कि ब्लू वाटर पॉलिसी अभी हमने पढ़ा, यानी कि हमें जमीन से ज़्यादा, हमें स्थान से ज़्यादा समुद्री व्यापारी मार्गों पर हमें नियंत्रण रखना है, और इसने वही नीति अपनाई थी। लेकिन इसने आगे बढ़कर क्या काम किए अब देखते हैं।
अल्बुकर्क ने घोषणा की कि वह हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचार से बचाने आया है। देखिए यहाँ पर क्या था, जो ये स्थान था मालाबार और ये आसपास, यहाँ पर मुस्लिम व्यापारी ज़्यादा थे, मुसलमान व्यापारी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसने हिंदुओं को उकसाया इस चीज़ के लिए। वही फूट डालो और राज करो वाली नीति देखिए यहाँ से ही स्टार्ट है, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए हमें देखने को मिल रहा है। बदले में उसने भारत के व्यापार पर पुर्तगाल का एकाधिकार मांगा। असल उद्देश्य क्या था, हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करना। अभी बताया ही मैंने, देखिए नेक्स्ट लाइन ही वही है। आगे आ जाइए। अल्बुकर्क की नीति के 4 उद्देश्य थे। तो ये स्टीफेन के अनुसार है, यहाँ पे कुछ भी मेरे अनुसार नहीं है, जो भी पढ़ा रही हूँ किसी न किसी के अनुसार ही है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापारिक केंद्रों पर आधिपत्य, विवाह द्वारा उपनिवेश बनाना। देखिए विवाह द्वारा उपनिवेश कैसे बनाना, इतने जो भी पुरुष यहाँ पर पुर्तगाली लोग आ रहे थे, उन्होंने यहाँ की महिलाओं से विवाह करने के लिए जबरन विवाह करवाया, उन्हें मतलब धर्म परिवर्तन भी करवाया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके द्वारा करवाई गई। उसके बाद दुर्ग निर्माण, देखिए उपनिवेश संभवनों वहाँ किले और दुर्ग बनाकर समुद्री सत्ता सुरक्षित किया। अधीनता और कर, अब इसके बाद की जो स्थिति थी, जहाँ उपनिवेश या दुर्ग संभवनों वहाँ स्थानीय राजाओं से अधीनता स्वीकार कराना और वार्षिक कर लेना। देखिए कैसे कैसे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्मीडा के बाद, अल्मीडा ने क्या किया आपको मैंने बताया, और अल्बुकर्क। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग रखिए, आराम से आपकी तैयारी होगी। तो देखिए यहाँ पर उपनिवेश या दुर्ग जहाँ संभव नहीं हो सकता, तो वहाँ राजाओं से कर लेना प्रारंभ किया। राजाओं बताइए, हमारा देश, हमारी सारी चीज़ें, लेकिन आप बाहर से आके हम ही से कर वसूल रहे हैं। तो ये देखिए, आ जाइए नेक्स्ट देखिए नीति का क्रियान्वयन। तो देखिए अल्बुकर्क चाहता था कि पुर्तगाली शक्ति किसी सुरक्षित ठिकाने पर हो। उस समय का केंद्र था कोचीन, ठीक है, कोचीन था, लेकिन यह स्थानीय राजा के अधीन था। 1510 ईस्वी में 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीना गया। ये क्वेश्चन भी ज्ञानवीरों ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, याद रखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 1510 ईस्वी में, और गोवा पुर्तगालियों की राजधानी और सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभरा था। तो आपको यहाँ पर ये फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। गोवा को केंद्र बना दिया गया 1510 ईस्वी में, बीजापुर से गोवा छीनकर, ठीक है। प्रत्येक जहाज को गोवा आना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक जहाज मतलब जो अन्य व्यापारी थे उन्हें अब गोवा आना अनिवार्य कर दिया गया। क्यों किया गया आप सोच सकते हैं, उनसे कर वसूलना था, स्पष्ट है कर वसूलना था, ठीक है। आगे देखिए, गोवा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को बसने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अब सुदूर पूर्व में विस्तार, देखिए अब यहाँ की कहानी पूरी पक्की हो गई। अब ये बढ़ रहे हैं सुदूर पूर्व में, भारत से बाहर की बात अब हो रही है। देखिए 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार, भारत चीन व्यापार मार्ग पर प्रमुख स्थान, परिणाम चीन व सुदूर पूर्व के व्यापार पर भी पुर्तगालियों का एकाधिकार हुआ। यूरोप अब एशिया की वस्तुओं के लिए पुर्तगाल पर निर्भर हो गया। पोप ने उसकी सफलता पर धन्यवाद स्वरूप धार्मिक आयोजन भी किए थे। देखिए इस समय पुर्तगाली शक्ति भारत में कितना मुनाफा कमा रही है और कितना स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम एशिया में अभियान, लक्ष्य लाल सागर और फारस की खाड़ी पर नियंत्रण, अदन पर आक्रमण लेकिन असफलता मिली। हॉर्मुज पर अधिकार कर दुर्ग बनवाया, फारस की खाड़ी पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप जानेंगे नहीं तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे आगे, इसलिए एक बार एक रीडिंग कर लीजिए इसको, बस एक रीडिंग की आवश्यकता है ताकि बीच में कोई गैप ना आए आपके पढ़ाई में, ठीक है। और वही गैप फिर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, तो गैप नहीं आना चाहिए। अब प्रशासनिक उपाय देखिए, गोवा को राजधानी बनाकर राजस्व न्याय प्रशासन में पुर्तगाली अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सेना में स्थानीय सैनिकों की भर्ती की गई। ग्रामीण स्वायत्तता को बरकरार रखा गया। व्यापार और क्षेत्रीय विस्तार दोनों में संतुलन। व्यय के लिए स्थानीय साधनों का उपयोग। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसकी भी मृत्यु होती है 1515 ईस्वी में, गोवा में मृत्यु हो जाती है। पुर्तगाली इतिहासकारों ने उसे
महान कहा, बिल्कुल भारत में इतना कुछ जमा के गए तो ये लोग तो महान कहेंगे ही। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को अजेय बनाया और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया। तो देखिए ये उसकी सारी उपलब्धियां थी। अब देखिए परवर्ती पुर्तगाली वायसराय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक रीडिंग देख लेते हैं। इनके बाद कौन बना, तो नूनो डी किन्हा। कई बार पूछा जाता है कि या तो टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है या इनके बाद कौन बना, यानी कि अल्बुकर्क के बाद से नूनो डी किन्हा कौन थे, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस एक रीडिंग करिए। अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये वायसराय था। मुख्यालय परिवर्तन किया। देखिए 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा को मुख्यालय बनाया गया। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट भी पूछा जाता है तो किसके टाइम पीरियड में ये काम किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए। गुजरात से संबंध। जब हुमायूं बहादुर शाह का पीछा करता हुआ गुजरात पहुंचा तो बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से मित्रता की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। बहादुर शाह ने उन्हें बसई द्वीप और आसपास का क्षेत्र दिया। द्वीप में व्यापारिक केंद्र बनाने की अनुमति भी दी। ठीक है, बहादुर शाह जो कि गुजरात का सुल्तान था, जब हुमायूं यानी कि मुगल शासक हुमायूं जब गुजरात में उसका पीछा करते हुए आया तब उसने पुर्तगालियों से सहायता ली। देखिए पुर्तगालियों से सहायता ली और उसने ये सुविधाएं पुर्तगालियों को प्रोवाइड कराया, जिसमें कि एक तो बसई द्वीप की बात की गई और द्वीप में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति भी दी। बाद में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को धोखे से जहाज पर बुलाकर हत्या भी कर दी। देखिए कितना बड़ा धोखा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में स्थापना। हुगली में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र भी बनाया गया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों के पतन के कारण, मैंने सारी चीज़ें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैंने सारी चीज़ें अभी एलोबरेट कर दी हैं बीच बीच में, तो आपको इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में डचों का आगमन। देखिए भारत में पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आए, तो डच आए। ठीक है, क्रम भी पूछा जाता है, मैं आपको बताती चलूंगी। तो पुर्तगालियों के बाद आए डच। इसमें से आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की गई या कब की गई। तो देखिए 1605 में डचों की कोठियाँ स्थापित की गई थी। कहाँ पर, मुसलीपट्टनम में। ठीक है, डचों ने भारत में मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। यह भारत में उनकी एंट्री का या प्रवेश का पहला कदम था। इसके साथ ही साथ देखिए उनके अन्य कोठियां कहाँ कहाँ पर थी, तो पुलिकट, हुगली, बालासोर, सूरत, भीतर के कुछ नगर थे यानी कि जहाँ पर समुद्र नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर आगरा, उसमें पटना, कासिम बाजार, चिंसुरा। ठीक है, डचों का नेटवर्क धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। मुख्य व्यापार क्या था इनका, तो मसाले। डचों की सबसे बड़ी रुचि मसाला द्वीप समूह इंडोनेशिया में थी। इसी रुचि के कारण डचों का भारत में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। देखिए आगमन सबसे ज़्यादा तो मिट्टी खराब इसी ने की है हमारी भारतीयों की। आज हम देखिए न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, पढ़ा करिए, तो वहाँ पर आज हम अपने सामान जब नीलामी होती है ना, जैसे कि वे उठा लेके, अभी शिवाजी महाराज की तलवार हम महाराष्ट्र सरकार ने, राज्य सरकार ने खरीदा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोहिनूर हीरा भी उन्हीं के पास है, तो हमें खरीदना पड़ रहा है। हम अपने ही सामान को आज की डेट में कितने महंगे रुपया दे करके हम खरीद रहे हैं। तो सारी मिट्टी तो इसी अंग्रेजों ने खराब करी है। अब देखिए, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रारंभिक प्रयास, क्योंकि अगर ज़्यादा इस पे बात करेंगे तो ना गुस्सा आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक प्रयास क्या थे। वास्को डी गामा 1498 के बाद अंग्रेज भी व्यापार चाहते थे। बिल्कुल लालच तो आएगा ही कि भाई पुर्तगाली इतने सारा मुनाफा कमा के आ रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। शुरू में उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व मार्ग से भारत आने की कोशिश की, लेकिन बेचारे असफल हो गए। फिर 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्माडा की हार, अंग्रेज समुद्र के बड़े शक्ति बने। यहाँ से देखिए चीज़ें चेंज हुई है। आर्माडा की हार आप याद मत करिए, बस थोड़ा सा जानिए। ड्रेक और हॉकिंस जैसे नाविकों ने भी प्रेरणा दी। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का
आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, कंपनी कैसे बनी, किसने अनुमति दी, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखिए 31 दिसंबर 1600 में रानी एलिजाबेथ ने अनुमति दी। नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम है। याद कर पाइए तो बिल्कुल याद करिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से। शुरुआत में 15 साल का व्यापारिक एकाधिकार मिला था। 1657 से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रूप भी इसने लिया। नेक्स्ट देखिए आगे, प्रारंभिक प्रगति क्या रही, मतलब स्टार्टिंग में जब आए तो एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं स्टार्ट हो गई ना यहाँ पे कि अधिकार कर लिया, युद्ध हो गया, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, वही हमें जानना है। प्रारंभिक नीति देखिए 1608 ईस्वी में जहाज हेक्टर से कौन आया, तो विलियम हॉकिंग साहब भारत आते हैं। कहाँ पर आते हैं, तो मुगल दरबार, और इस समय कौन था, तो इस समय था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ये आते हैं। तो देखिए हॉकिंग्स को शुरुआत में जहांगीर से अनुमति मिली, लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने फिर यहाँ पर हस्तक्षेप किया और उसे पुर्तगालियों की साजिश के बाद ये जो अनुमति थी वो हो गई रद्द। अब देखिए 1611 ईस्वी में थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। देखिए इस युद्ध का क्या मायने था, अभी तक नौसैनिक शक्ति की अगर बात की जाए तो वो पुर्तगालियों की सबसे ऊपर थी, क्योंकि मुगल शासकों को और अन्य जो स्थानीय सुल्तान थे उन्हें उनके पास एक मैसेज था कि पुर्तगाली नौसैनिक सेना में सबसे आगे हैं। लेकिन अगर यही नौसेना हार जाती है अंग्रेजों से तो मैसेज तो यही गया ना, यानी कि अंग्रेजों की नौसेना अधिक अच्छी है ना, अधिक मतलब उनके अंदर शक्तियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें स्वाली की लड़ाई में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ से कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1613 ईस्वी, कई बार ये पूछा जाता है 1613 में, और 1611 में मछलीपट्टनम स्थापित करते हैं। अगर टोटल में पूछा जाए कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी तो वो आ जाएगा आपका मछलीपट्टनम 1611 में। आगे देखते हैं, ठीक है। सर थॉमस रो इसके बाद आते हैं 1615 से 1619 ईस्वी में। जेम्स प्रथम का ये दूत था। जहांगीर से अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति मांगी। सलाह दी कि युद्ध से बचो, सिर्फ व्यापार करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हुआ और 1680 तक अंग्रेजों ने इसका पालन भी किया। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, कंपनी का विस्तार किस किस तरीके से, तो मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी दक्षिण भारत की ये पहली फैक्ट्री है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए 1633 में हरिहरपुर और बालासोर में उड़ीसा में खोला गया। फिर आप देखिए 1639 ईस्वी में 1639 में मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से भूमि प्राप्त की, जो ही आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई, ये किला था। नेक्स्ट देखिए हुगली में 1651 में, बंगाल में, बाद में पटना, ढाका और कासिम बाजार में भी स्थापना हुई। इसके साथ ही साथ देखिए 1668 में बॉम्बे अंग्रेजों को किराए पर मिला और सूरत की जगह ये स्थान मुख्य केंद्र बन गया। अब देखिए मुगलों से संघर्ष किस प्रकार से होता है। 1687 में अंग्रेजों ने चिटगांव पर हमला किया और असफल हुए। औरंगजेब ने बंगाल और बॉम्बे में उनकी कोठियां जब्त कर ली। एक तरह से यहाँ पर देखिए इस संघर्ष से उन्हें घाटा हुआ। अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी और जुर्माना भरा 1690 ईस्वी में। इसके बाद सुतानाटी, कोलिकाता और गोविंदपुर में को जो है यहाँ पर ये बसे और 1700 में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। देखिए ये जो घटना है, ये जो दो लाइन आपके लिए मैं इसमें देखिए आप सुतानाटी, कोलिकाता और गोविंदपुर, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये अंग्रेजों की पृष्ठभूमि यहाँ से एकदम चेंज हो जाती है। और फोर्ट विलियम के निर्माण के बाद देखिए किस तरीके से अंग्रेज आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। कंपनी की स्थिति यहीं के बाद देखिए सुदृढ़ होने लग गई। औरंगजेब के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। अब मुगल सत्ता कमजोर थी और कंपनी की स्थिति मजबूत होने लग गई। कैसे, 1717 में देखिए फर्रुख सियर से एक फरमान मिला और उसे इतना महत्वपूर्ण वो फरमान था। देखिए इतनी सारी चीज़ें उसमें थी। 1717 में सम्राट फर्रुख सियर ने कई विशेष अधिकार दिए और वो 3000 वार्षिक कर देकर
कर मुक्त व्यापार की अनुमति बंगाल में प्राप्त हो गई। बहुत बड़ा इन्हें इसके फरमान के माध्यम से लाभ हुआ। हैदराबाद में देखिए मद्रास के लगान को छोड़कर बाकी सब करों से मुक्ति हुई। गुजरात सूरत बंदरगाह पर 10,000 वार्षिक कर के बदले सब करों से मुक्ति। कंपनी को कलकत्ता के पास गांव खरीदने का अधिकार मिला। मद्रास से लगे गांव कंपनी को वापस लौटाए गए। हैदराबाद में कर मुक्त व्यापार की पुष्टि। बंबई में सिक्के को, मतलब बंबई में जो सिक्के अंग्रेजों के द्वारा ढाले जा रहे थे, अब उसे वे पूरे भारत में यूज कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर आप किसी देश में आते हैं और वहां पर व्यापार के साथ साथ वहां पर आप जमीन पर एकाधिकार कर रहे हैं, फिर आप सिक्के ढाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है वहां पर शासन करने की। और इसे हमारे शासक समझ नहीं पाए, आगे देखिए, और सैनिक रखने की भी अनुमति मिली। अरे बाप रे बाप, अब कितनी सारी चीजें। तो भाई आप खुद ही कह रहे हो कि आओ हम पर शासन करो, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। आप देखिए पुर्तगाल की बात की हमने, पुर्तगाल सबसे पहले, नेक्स्ट डच, थर्ड नंबर पर आए अंग्रेज, और फोर्थ नंबर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्थ नंबर पर डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। सबसे बाद में आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश के बाद सबसे अंत में फ्रांसीसी भारत आए। शुरुआत में फ्रांसीसी व्यापारी कमजोर और गरीब थे। बिना सरकार की मदद के वे अंग्रेज और डच से मुकाबला नहीं कर सकते थे, ठीक है। मेडागास्कर की असफलता। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले प्रयास किया गया हेनरी चतुर्थ के द्वारा कि एक कंपनी बनाई जाए और वो व्यापार करे, ठीक है। तो हेनरी चतुर्थ ने ऐसा काम किया, लेकिन इसमें भी वे असफल हो गए। कारण क्या था, बंजर और अनुपजाऊ भूमि का, और वहाँ के निवासी लड़ाकू थे। ये शुरुआत मेडागास्कर के साथ की गई थी। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में गृह युद्ध और सरकार से मदद नहीं मिली। बहुत बड़ा ये कारण था, क्योंकि वहाँ पर लगातार गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों को अपनी कंपनी बनाने में काफ़ी सारा टाइम लग गया। अब देखिए कॉलबर्ट की नीति और नई कंपनी 1664 ईस्वी में बनती है। ज्ञानवीरों देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी कंपनी का गठन कब किया गया, तो 1664 में, ये आपको ध्यान रखना। और किसके समय किया गया, तो राजा लुई 14वां, ठीक है, ये बहुत आता है। लुई 14वां ये जो थे के वित्त मंत्री कॉलबर्ट ने नई कंपनी बनाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और कंपनी का नाम देख लीजिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 काम सौंपे गए इनको, मेडागास्कर का उपनिवेश बनाना और भारत के साथ व्यापार करना। अच्छा, यहाँ पर क्या था, सरकार और राजा ने कंपनी को पैसा और सहायता दी। इनके द्वारा बोला गया लोगों को, व्यापारियों को, कि आप जाइए वहाँ से व्यापार करिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने बहुत अधिक इस पर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया या इस पर उत्साह नहीं दिखाया, ठीक है। इसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहायता देनी पड़ी, फिर भी जनता ने ज़्यादा देखिए निवेश नहीं किया। ये फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। भारत में अब देखिए फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार। तो देखिए 1667 में फ्रांसीसी जो दल था वो भारत आता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो भी अपनी कंपनियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। किसकी अनुमति से, तो औरंगजेब की अनुमति से ये हुआ। नेक्स्ट देखिए 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से हुआ। तो ये सारे देखिए यहाँ पे विथ डेट आपको दे दिया गया है, इसको आराम से आप सुनिए और पढ़िए, याद करिए। देखिए 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री, ये मैंने बता दिया। 1674 में पौंडीचेरी प्राप्त किया बीजापुर के सुल्तान से, यह फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र बन गया। आगे देखिए फ्रांसिस मार्टिन, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का असली संस्थापक इसे माना जाता है। 1690-91 ईस्वी में चंद्रनगर बंगाल में फैक्ट्री जो है यहाँ पर स्थापित हुई, और शाइस्ता खान से ये भूमि ली गई थी, ठीक है। तो आगे देखिए कंपनी पर आगे किस प्रकार से संकट आते हैं जिसकी वजह से कंपनी कमजोर हुई। तो फ्रांस यूरोप के युद्धों में फंस चुका था और इसकी वजह से कंपनी कमजोर हुई। डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार किया भारत में 1693 में, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। 1697 में रिजविक संधि हुई और पांडिचेरी वापस मिला, ये ध्यान रखने की बात है। रिजविक की संधि किसके साथ हुई, तो डचों से मिला यहाँ पर पांडिचेरी, ठीक है, ध्यान रखिए। 1701
ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर पौंडीचेरी किया गया, ठीक है। और बेंटम, सूरत, मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां भी बंद करनी पड़ी। जहाज भेजना और व्यापार करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था फ्रांसीसियों के लिए यहाँ पर। तो देखिए ज्ञानवीरों, मैंने सारे कंपनियों के आगमन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन पढ़ा दिया है। अब आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको मैं लेकर के आऊँगी, तो वहाँ पर फ्रांस की यात्रा, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर हम बात करेंगे, और अंग्रेज़ों और फ्रांस के मध्य क्या क्या संघर्ष होता है, कैसे होता है, अंग्रेज़ों की स्थापना, अंग्रेज़ों की कंपनी की स्थापना किस तरह से यहाँ पर स्थापित होती है, आगे सारी बात हम करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।